चलिए, सपना पूरा करने के लिए रातों को जागना पड़ता है। आप सुने हैं ना? एकदम सही सुने हैं। अगर चीजों को एक बार पढ़ लेने से अगर वह अपना हो जाता तो अभी तक बचपन से जो भी पढ़े हैं वो कभी भूले नहीं होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपका भी अपना सपना पूरा करना है तो ऐसा मत सोचिए कि आज से 6 महीने पहले जो इतिहास हम पढ़े थे वह इतिहास को भूल चुके हैं। लाजमी है कि भूल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आप उसे भूल चुके हैं। आप पुनः उसे पढ़िए। सिलेक्शन अगर लेना है तो हर सब्जेक्ट को कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन भूलने से पहले करना होगा। अगर हम भूल चुके हैं 6 महीना पहले आज जो पढ़े थे, वो कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है। अभी उसे हमें पुनः पढ़ना है। चलिए, तो कैम्ब्रिज जीएस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहां वही भूले चीजों को हम पुनः याद दिलाने के लिए यह सीरीज शुरू किए हैं और इसमें प्राचीन इतिहास से बीएसएससी के लिए यह क्लास रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बीएसएससी की दृष्टि से यह क्लास का वीडियो, हर एक वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें हमने प्राचीन इतिहास के जितने सारे प्रश्न, बिहार पुलिस, दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी या टीचर का एग्जाम हो, जितने भी बिहार के एग्जाम हुए हैं उनमें जितने आज तक इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी प्रश्नों का कवर हम एक साथ करते हुए आगे की ओर चल रहे हैं कि ताकि बीएसएससी का एग्जाम जब ले तो अभी जो आपके मन से एक सवाल उत्पन्न होता है कि बीएसएससी का एग्जाम कब लेगा, 22 के फार्म भराल अभी तक तो उसमें डेटे बढ़ता आया पिछले कुछ समय पहले। तो अब आप अपने आप से यह प्रश्न पूछिए कि क्या अगर बीएसएससी का एग्जाम 1 महीने में अगर ले ले तो हम उसके लिए तैयार हैं, या आज से 1 साल पहले जो चीज हम पढ़े थे वो भूल चुके हैं? तो शायद उत्तर यही आएगा कि वह चीज हम भूल चुके हैं, उसे पुनः रिवीजन की आवश्यकता है। तो आप पुनः रिवीजन के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। यह हमारा इतिहास का तीसरा क्लास है। इससे पहले 35 क्वेश्चन का हमने 2 क्लासें रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, जो कि इसके पिछले क्लास 1 घंटा 20 मिनट का गया था। और हम अपने खुद से वादे जो किए हैं वह वादा ये है कि 1 घंटे 20 मिनट से ज़्यादा इस क्लास को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लोगों को तो हमने बहुत सारे टीचर्स के वैसे देखे हैं जो मैराथन क्लासों में वीडियो को काट काट के जोड़ जोड़ के लेते हैं, पर वो काम हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। जो वादा हम खुद से किए हैं, आपके एग्जाम पढ़ने से पहले बीएसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सारी चीजें हैं उन्हें पुनः रिपीट करवा देने का यह काम हम अवश्य करेंगे, ठीक है। तो यहां हम अपने तीसरी क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। और साथ ही ये सारे प्रश्न जो हमने आपको अभी कुछ समय पहले बताया कि इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले कई एग्जामों में बिहार के पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जा करके जुड़ जाइए और वहां आपको मिल जाएंगे यह सारा प्रश्न, ठीक है। तो यही हमारा वो पीडीएफ है। टेलीग्राम चैनल पे आपको चले जाना है, वहां सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां शायद हम 35 दूना 70 के टारगेट लिए थे और 70 प्रश्न पिछले बार कंप्लीट हुआ था। चलिए, 71 नंबर प्रश्न से हम इस सीरीज को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आप फटाक से पहले 71 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि क्या 71 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। देखिए, मनुस्मृति किस विषय से जुड़ा हुआ है? आपको पता है, आपको पता है अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया, ये बातें आप जानते हैं। तो क्या ये जो मनुस्मृति जो पुस्तक है वह मनुस्मृति पुस्तक अर्थशास्त्र से संबंधित है, या राजनीतिक से संबंधित है, या विधि से संबंधित है, या फिर कला से संबंधित है? तो आप इसका आंसर जब आप सोचिएगा तो मनुस्मृति का संबंध किस चीजों से है, मनुस्मृति का संबंध किस चीजों से है, तो आप बोलिएगा कि यह बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि मनुस्मृति का संबंध विधि से है।
या राजनीतिक से है, ऐसा आप सोचिएगा। तो आप स्पीडी को जो भी भूत भगाए होंगे उनको सबको पता होगा कि मनु स्मृति का संबंध विधि से है, मनु स्मृति का संबंध विधि से है। और यही हमारे इस सीरीज की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि एक प्रश्न करेंगे और उस चारों प्रश्न के ऑप्शन को एनालिसिस इस तरीके से करेंगे कि वहां पे कम से कम 15 से 16 प्रश्न हमारा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहां पूछा गया मनु स्मृति, मनु संहिता के नाम से भी जानते हैं, जो प्राचीन हिंदू विधि के कानून का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। क्या आप यह कभी भूलने का प्रयास कीजिएगा कि मनु स्मृति जो है उसे मनु संहिता भी कहा जाता है, और इस मनु संहिता को प्राचीन हिंदू विधि अर्थात कानून के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है, ग्रंथ कहे जाते हैं। उस मनु स्मृति में क्या क्या चीज का वर्णन है? वर्णाश्रम व्यवस्था, दंड विधान, राजधर्म, स्त्री धर्म इत्यादि का वर्णन है। भारतीय न्याय व्यवस्था इसी के आधार पर बनाए गए हैं, अर्थात मनु स्मृति पर ही बनाए गए हैं, जो कि यह सबसे प्राचीन विधि कानून का एक ग्रंथ है। चलिए, अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम पहले ही कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र का पिता कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब सभी चाणक्य का ही नाम है, जिसे अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। और अर्थशास्त्र के पिता जो चाणक्य कहे जाते हैं, तो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के पुस्तक में राज्य के वित्त बारे में, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन का वर्णन है। चलिए, राज्य तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है वो बताइए। अगर आप दोनों क्लास किए होंगे तो अवश्य आपके दिमाग में होंगे कि राज्य तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप इसका उत्तर क्या दीजिएगा? कल्हन। राज्य तरंगिणी पुस्तक कल्हन। तो फटाक से आप कमेंट अवश्य कर दीजिए कि राज्य तरंगिणी पुस्तक जो कल्हन लिखा गया है उसमें किसके इतिहास के बारे में वर्णन है। राज्य तरंगिणी के द्वारा लिखित पुस्तक कल्हन, जिसमें किसके इतिहास के बारे में बताया गया है, यह कमेंट आप कीजिए हमें। ठीक है, यह आप हमें क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। जैसे नाट्य शास्त्र का संबंध भरत मुनि से है, नाट्य शास्त्र का संबंध भरत मुनि से। चलिए, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जाने जाते हैं? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। आर्यभट्ट तो आप सबको पता होगा मैथ में, ब्रह्मगुप्त, भभूति या भारकर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर सोचिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन जाना जाता है? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन जाना जाता है? तो आयुर्वेद का जनक भभूति, आयुर्वेद का जनक भभूति। तो इसका सही आंसर भभूति हो जाएंगे, भभूति हो जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर भभूति हो जाएंगे। अच्छा जी, आर्यभट्ट ये क्या लगाया है? ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन जाते हैं? आर्यभट्ट। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? देखिए क्या कहा जा रहा है, आर्यभट्ट गणित एवं खगोल शास्त्र के महान विद्वान थे। ये तो हमने भी जानते हैं भाई कि आर्यभट्ट का संबंध गणित एवं खगोल शास्त्र से संबंध उनका है। उन्होंने आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का खोज किया गया, दशमलव प्रणाली की नींव रखी गई। ठीक है। चलिए, ब्रह्मगुप्त है जो कि गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों हैं, और यही ब्रह्मगुप्त के द्वारा यह सबसे पहले बताई गई थी कि पृथ्वी क्या है? गोल है, पृथ्वी गोल है। यह कथन सबसे पहले किसका था? तो ब्रह्मगुप्त का। भभूति जो कि संस्कृत नाट्यकार थे, जो कि मालती माधव और महावीर चरित्रम उनकी रचना है। भभूति की रचना पूछेगा प्रश्न आपसे, मालती माधव पुस्तक कौन लिखा? मालती माधव पुस्तक कौन लिखा? भभूति। मालती माधव पुस्तक कौन लिखा? भभूति। जो महावीर चरित्र के पुस्तक कौन लिखे? भभूति। महावीर चरित्र के पुस्तक कौन लिखे? आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य चरक संहिता जो कि चरक हैं और श्रुतृष थे,
जो कि इस विकल्प में आर्यभट्ट आयुर्वेद के सबसे परिचित माने जाते हैं। चरक और सुश्रुत वास्तव में आयुर्वेद के पिता हैं। भाई जब आयुर्वेद का पिता चरक है तो आंसर आयुर्वेद का पिता चरक है। चरक संहिता, चरक आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य चरक, तो ऐसा इसका नाम चरक भास्कर होंगे क्या? चलिए इसका चरक नाम रखिए, हटाइए। आप इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं हो, या ये आर्यभट्ट कहीं नहीं देना है, आर्यभट्ट कहीं नहीं। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है, दिमाग में ये सेटअप कीजिए। आयुर्वेद के जनक चरक, आयुर्वेद के जनक चरक। मालती माधव भभूति, महावीर चरित्रम भभूति। आर्यभट्ट का संबंध गणित एवं खगोल से, ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित एवं खगोल से। चरक को चरक संहिता भी लिखे हैं, चरक के द्वारा चरक संहिता भी लिखा गया, इसलिए कोई एक छोटे से प्रश्न पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कर्नाटक के अवंत्य बेलीगोला में अभिन्न व गिलेश्वर की मूर्ति प्रमुख है, जैन धर्म का स्थल है। यह मूर्ति की लंबाई कितनी है? देखिए कर्नाटक के अवंत्य बेलगोला में अभिन्न वेलगेश्वर की मूर्ति है, अभिन्न व गोलेश्वर की मूर्ति है। इस मूर्ति की लंबाई कई फीट है? 42 फीट, 32 फीट, 50 फीट या 57 फीट? इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी फीट है? तो आप सही आंसर क्या बोलिएगा? 57 फीट, 57 फीट, जो कि कर्नाटक के अवंत्य बेलगोला में अभिन्न वालगेश्वर की मूर्ति में जैन धर्म की मूर्ति है, जिसकी लंबाई 57 फीट है। देखिए सरवन बेलगोला कर्नाटक में एक जगह है जहां पे एक आसम अर्थात एक ही पत्थर के बने बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति लगभग 57 फीट ऊंचा है। 1981 ईस्वी में गंग वंश के मंत्री चामुंडाई राय ने इसे बनवाया था। प्रश्न पूछेगा कि कर्नाटक के सरवन बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति जिसे बाहुबली कहा जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी फीट है? तो 57 फीट है। कितनी फीट? 57 फीट है। कितनी फीट? 57 फीट है। बाहुबली की मूर्ति की ऊंचाई कितनी फीट? 57 फीट। कै फीट? 57 फीट। ये दिमाग में रखे। कर्नाटक के सरवन बेलगोला, कर्नाटक के सरवन बेलगोला। प्रश्न बताइए, ये रिपीट प्रश्न है। जैन धर्म के 23वां तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के 23वां तीर्थकर कौन है? आप क्या जानते हैं कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर बने? 24 तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर बने हैं? तो 24 तीर्थकर। कितने तीर्थकर? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर बने हैं, जो कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न पूछेगा वास्तविक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे। देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। कौन थे? महावीर थे। ये प्रश्न आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर क्या हो गया? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है, जिनका हमें सभी लोग प्रतीक चिन्ह कमेंट करेगा। क्योंकि एक बोल क्या रहे थे कि सर आप बीच में प्रश्न जो नहीं पूछते हैं, इसके वजह से क्लास करने में अच्छा नहीं लगता। तो अब जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। चलिए जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। ऋषभनाथ आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन? प्रथम ऋषभनाथ प्रथम तीर्थकर। चंद्रप्रभा 8वें थे। चंद्रप्रभा 8वां था। चंद्रप्रभा 8वें थे। चलिए अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश के प्रमुख गणित खगोल विदा में से पहला थे? देखिए यहाँ
प्रश्न पूछा जा रहा है कौन से वंश, गुप्त वंश से संबंध होना चाहिए, साथ में गणित और खगोल विदा होना चाहिए। आप सबको पता है जी कि गणित में और खगोल विदा में इनसे महत्वपूर्ण और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आर्यभट्ट, शून्य का खोज आर्यभट्ट, दशमलव का खोज आर्यभट्ट। तो इस प्रश्न में गणित, खगोल शास्त्र, यह दो चीज हम देखें तो हमारे दिमाग में आंसर क्या आया, सही आंसर आर्यभट्ट लगाओ। लेकिन इस प्रश्न में हम एक चीज और सीखें कि आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे, गुप्त वंश के समकालीन थे। तो ये रहे आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी में कौन से काल में, गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का खोज किया गया, दशमलव का खोज किया गया, पृथ्वी की परिधि बताई गई, सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया गया, ये सभी चीज आर्यभट्ट के द्वारा। चलिए, अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि, अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक पाणिनि थे, अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक पाणिनि थे, अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक पाणिनि थे। चलिए, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक एवं रसायन शास्त्री थे, नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक एवं रसायन शास्त्री। तो आर्यभट्ट का संबंध गणित एवं खगोल शास्त्र से, आर्यभट्ट का संबंध गणित एवं खगोल शास्त्र से। चलिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा, महाराणाधीराज, महाराणाधीराज का सबसे पहला गुप्त शासक कौन था, महाराणाधीराज का सबसे पहला गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। देखिए, इसमें प्रश्न जो पूछने का वो सही अर्थ हमें लग रहा है कि इस प्रश्न को सिर्फ घुमाने का प्रयास किया गया। अच्छा, वैसे महाराणाधीराज का सबसे पहला गुप्त शासक कौन था, तो ये चलिए चंद्रगुप्त प्रथम थे। जबकि ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। पर यहाँ गुप्त वंश का पहला शासक या संस्थापक नहीं पूछ रहा है, जो हम श्रीगुप्त पर देंगे। यहाँ महाराणाधीराज की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। जो कि यहां आप देखिए क्या कहा जा रहा कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाधीराज की उपाधि धारण किया। समझ रहे हो, समझ रहे हो चीज को। प्रश्न पूछता गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश में महाराणाधीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। महाराणाधीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और गुप्त संवत की शुरुआत की। प्रश्न पूछेगा गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और किस खुशी में, कि जब वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए। चलिए, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो गुप्त वंश के महानतम शासक थे, गुप्त वंश के महानतम शासक थे। प्रश्न भी पूछ सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। महाराणाधीराज की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात आप जानते हैं, ये भी गुप्त वंश से ही है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। देखिए, समुद्रगुप्त भी महाराणाधीराज की उपाधि धारण तो किया, लेकिन इससे पहले, क्योंकि इनका 335 में और ये 319 से 335 है, अर्थात पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, और उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। आप देख रहे हैं शासनकाल से आपको पता चल रहा होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 है। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त 335 से 380, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराणाधीराज की उपाधि पहले धारण की जाती है। उसके बाद उसके दूसरे जो आते हैं 335 में समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है,
विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसके द्वारा किया गया? तो इसके बाद तीसरे जो शासक चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। और हम शुरू में ही बोले कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, जो कि महाराणा धीराज की उपाधि नहीं बल्कि महाराजा की उपाधि धारण किए थे। महाराजा की उपाधि धारण किए थे। देखिए इस प्रश्न में कुछ सिंधु स्थल थे और स्थान थे जिसका मिलान करना है, पर यह प्रश्न अच्छे से टाइप नहीं हो पाए हैं। चलिए यहां प्रश्न आ जाइए, हड़प्पा स्थल कहाँ जोड़ी है? मतलब कहने का मतलब हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के किनारे है, ये पूछा जा रहा है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि रवि नाम के कोई व्यक्ति था जो हड़प लिया। रवि नाम के कोई व्यक्ति था, हड़प लिया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी। सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कौन नदी? सिंधु नदी। सरस्वती नदी को घग्गर नदी भी कहते हैं। सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा नदी रावी नदी के तट पर, हड़प्पा नदी रावी नदी के तट पर। इसका खोज कब हुआ और किसने किया, यह कमेंट कीजिए। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया, कब किया गया? मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया, कब किया गया? यह फटाक से कमेंट कीजिए। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा, कब, और हड़प्पा की खोज किसके द्वारा और कब? चलिए यहां आ जाइए, प्रश्न पूछा जा रहा रावी। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट के किनारे स्थित है। लो यहां भंडारा हो गया प्रश्न का। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। प्रश्न पूछेगा हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा में मिला क्या? अन्न भंडार, श्रमिक आवास और विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख स्थल हैं। देखिए सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा, बनावली दो जगह हैं। कालीबंगा, सरस्वती नदी, बनावली, सरस्वती नदी। कालीबंगा, बनावली, सरस्वती नदी। कालीबंगा, बनावली, सरस्वती नदी। ब्यास नदी के किनारे एक भी स्थल हड़प्पा के नहीं है। एक भी स्थल हड़प्पा के नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? चलो प्राचीन समय में, जबकि यह मध्यकालीन इतिहास के होता तो ऑप्शन कुछ और दिया होता। जरक्सीज, सिकंदर, डेरियस या सेलुकस? आप सभी को पता है कि सेलुकस निकेटस जो आक्रमण किए थे उस समय मौर्य वंश की स्थापना उसी समय हुआ था चाणक्य के नीति के द्वारा। तो क्या आपको लग रहा है कि सेलुकस निकेटस ही सबसे पहले आक्रमण किया है, या जरक्सीज किया है, या सिकंदर किया है, या डेरियस किया? तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले कौन थे? शायद डेरियस थे। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला कौन था? क्योंकि सेलुकस और सिकंदर और जेरिकस से सबसे पहले डेरियस के द्वारा किया गया। जब आप इस पेज के एनालिसिस में पहुंचिएगा तो आपको सभी चीज की जानकारी मिलेगी। जैसे डेरियस प्रथम 516 ईसा पूर्व में फारस अर्थात ईरान का राजा था। डेरियस कहाँ का राजा था? प्रश्न पूछेगा डेरियस कहाँ का राजा था? ईरान का। डेरियस भारत पर आक्रमण कब किया? 516 ईसा पूर्व। डेरियस भारत पर आक्रमण कब किया? 516 ईसा पूर्व। डेरियस कहाँ का राजा था? फारस अर्थात ईरान का राजा था, जो कि भारत पर यह सबसे पहला आक्रमण किया और सिंध एवं पंजाब के क्षेत्रों को जीत लेता है। सिंध एवं पंजाब के क्षेत्रों को जीत लेता है। उसके बाद आपके मन में एक सवाल और आएगी, कि और भी जो ईस्वी दिया है वो कब कब आक्रमण किया है? तो आप देख सकते हैं कि डेरियस के बाद आक्रमण करता है, क्योंकि डेरियस 516 ईसा पूर्व में किया। डेरियस के बाद 480 ईसा पूर्व में आक्रमण करते हैं कौन? जरक्सीज। कौन करते हैं? जरक्सीज, जो कि एक फारस के थे। फारस के अचमेंडेनिया वंश का राजा था। तो फारस उसके बाद आक्रमण, सबसे पहले फारस वही ईरान का आक्रमण, दूसरा जरक्सीज का आक्रमण 480 में। उसके बाद भारत पर आक्रमण कौन करते हैं? तो उसके बाद सिकंदर करता है 326 ईसा पूर्व में भारत पर क्या करते हैं?
सिकंदर आक्रमण करते हैं। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसोडोनिया का राजा था। कहाँ के राजा था? मैसोडोनिया का राजा था, मैसोडोनिया का। तो उसके बाद सिकंदर 526, ये आप इसे अवश्य याद कर लीजिए, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न डेरियस से भी ज्यादा। कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। अब आपसे पूछे डेरियस भारत पर आक्रमण कब किया? 516 ईसा पूर्व। जर्कसीज भारत पर आक्रमण कब किया? 480 ईसा पूर्व। चलिए, सेलुकस निकेटस जो चंद्रगुप्त मौर्य के थे वो 300 ईस्वी में आसपास में करेंगे, तो 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व कौन? सेलुकस जो है वो आक्रमण करते हैं भारत पर, जो कि सिकंदर के मृत्यु के बाद ये आक्रमण करते हैं। कोई दिक्कत अभी तक? इस प्रश्न के साथ साथ कई प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस देवता का पूजा करते थे? फटाक से करो, फटाक से करो। क्या सिंधु घाटी के लोग पूजा पाठ करने में विश्वास रखते थे या नहीं? ये बात तो आप जानते हैं, तो वह तो पूजा करते ही थे, पर किसकी पूजा करते थे? किन देवता का? ब्रह्म का, विष्णु का, इंद्र वरुण का, या पशुपति? देखिए, जब खुदाई हुआ तो पशुपति शिव की मूर्ति मिली, जब खुदाई हुआ तो पशुपति शिव की मूर्ति मिली, इसलिए पशुपति शिव ही यहाँ सही आंसर होंगे। देखिए क्या कहा जा रहा, सिंधु सभ्यता में पशुपति शिव का प्रारंभ रूप था, जिसका पूजा का प्रमाण मिलता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव मुहर मिली है, जिसमें योगी शिव की आकृति है, मातृदेवी नाग वृक्ष की पूजा का भी प्रमाण मिलता। लेकिन किस देवता? तो पशुपति शिव की पूजा सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? फटाक से सोचो। देखिए, महात्मा बुद्ध ने, इससे संबंधित हम प्रश्न ऑलरेडी पार्ट 1 में भी बता चुके हैं, लेकिन जितनी बार प्रश्न आएगा उतना बार इसको हम तोड़ेंगे, इस बात का हम खुद से वादा किए हैं। तो चलिए, जो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष, जिसे वृक्ष का नाम दिया गया बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहां से उठे और चले गए उत्तर प्रदेश सारनाथ जाने के बाद वहां पे वह धर्म चक्र परिवर्तन का सबसे पहले क्या दिए? उपदेश दिए। तो सबसे, इस प्रश्न का अकॉर्डिंग सारनाथ हो जाएगा, जहां पे जाकर के उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया। सबसे प्रश्न पूछेगा, गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया गया? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया गया? श्रावस्ती में। और एक प्रश्न हम आपको कमेंट करने के लिए कहते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ कि गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अंतिम बार उपदेश कहाँ और किस व्यक्ति को दिया गया? क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को और किस जगह पे दिया गया? यह आंसर तुम हमें क्या करो? कमेंट करो। और चलिए इस प्रश्न का हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ आ जाइए, सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और 5 शिष्यों को दिया था, क्योंकि वहां पर सबसे पहले वह कितने शिष्य को दिए? तो 5 शिष्यों को दिए, और उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया उसे पहले उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए हैं। राजगीर में भी बुद्ध उपदेश दिए हैं, वेणुवन वास, ये सब राजगीर में। बोध गया, यहीं पे उनको ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ, क्योंकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से वह गौतम बुद्ध कहलाने लगे। चलिए प्रश्न पूछ रहा, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? बताइए, ये क्या दे दिया है सब्जी। अशोक किस राजवंश से संबंधित? राजेंद्र प्रथम। इस प्रश्न तो उटपुटांग थोड़ा सा लग रहा। राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। वैसे राज प्रथम इस आंसर, इस क्वेश्चन के और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अशोक किस राजवंश से संबंधित है? भाई अशोक तो ऐसे मौर्य वंश से थे, तो राज प्रथम अगर हम देते हैं तो कैसा रहे, और इसका एनालिसिस में जाके पता चलेगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा,
इस प्रश्न का सही उत्तर राजराज प्रथम है, जिसमें जगन्नाथ से संबंधित राजेश्वर मंदिर बनाया गया है, अशोक मौर्य वंश से थे। अच्छा, मतलब इधर राजराज प्रथम जो तो जगन्नाथ में एक प्रसिद्ध राजवेश्वर मंदिर का निर्माण किया, शायद समकालीन होंगे इनके कुछ, तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक किस वंश से? मौर्य वंश से, इसीलिए राजराज प्रथम है, इसको हम लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? अभी हम बोले कुशीनगर में हुआ था, राजगीर में हुआ था, बोधगया में हुआ था, या कुशीनगर, दो दिए हैं कुशीनगर। चलिए, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में फल्गु नदी के किनारे, गया जिला, फल्गु नदी के किनारे गया जिला में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए, ये प्रश्न का आंसर बताओ, दम है तो आंसर इसका कमेंट करो। बिंबिसार किस वंश से थे? क्योंकि इसी प्रश्न को कंफ्यूज करने के लिए हम यहाँ एक और नाम दे देते हैं, बिंदुसार। बिंदुसार का संबंध किस वंश से था? और बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो देखिए, बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं, हर्यक वंश के क्या संस्थापक हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और बिंदुसार का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से ही है, चंद्रगुप्त मौर्य से ही है। क्योंकि हम आपको ये कहानी बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब जहर देते थे चाणक्य, मारने के लिए नहीं बल्कि शत्रुओं से तैयार होने के लिए, तो वह बूंद बूंद करके देते थे। इसलिए बूंद शब्द से ही हमें नाम बिंदुसार को रखना है, बूंद बूंद से ही हमें किसको याद रखना है? तो बिंदुसार को याद रखना है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और यहीं पे हम एक जो ट्रिक पिछले बार भी दिए थे, फिर इस बार दे रहे हैं, हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। ये प्राचीन के राजवंश हो गए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश। यही तो मगध साम्राज्य के 5 सबसे बड़े शक्तिशाली और साम्राज्य वंश बने थे। तो हसीन मशूक शाह, क्या ट्रिक याद रखना है? हसीन मशूक शाह, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, स से सातवाहन वंश। तो क्या आप यह ट्रिक याद रखिएगा? याद रखिएगा, एग्जाम के समय में यही आपको फायदेमंद साबित करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चले, चलो अगले प्रश्न क्या कह रहा? द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था, अय्यर कहा जाता था, अलवार कहा जाता था, या नाइक्रम कहा जाता था? देखिए, जो वैष्णव संत होते थे, द्रविड़ वैष्णव संत, उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आप ये स्पीडी में ना, स्पीडी में इस प्रश्न का आंसर स्टैटिक जीके के रूप में आप पढ़े होंगे कि उसको अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवार। द्रविड़ वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था, द्रविड़ वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। चलिए इसका एनालिसिस पढ़िए, कुछ जानकारी अवश्य एक्स्ट्रा मिलेगा। अलवार जो है क्या है? अलवार जो है वह द्रविड़ वैष्णव भक्त संत थे, उनकी संख्या 12 थी। उन्होंने नालाईर दिव्य प्रबंधन की रचना किया। ठीक है, अच्छा, अय्यर किसको कहा जाता था? अय्यर तो तमिल ब्राह्मणों समुदाय के लोग को अय्यर कहते थे, ये पढ़ो। द्रविड़ वैष्णव संत को अलवार कहते हैं, द्रविड़ वैष्णव भक्त संत को अलवार कहते हैं, तमिल ब्राह्मण समुदाय को अय्यर कहते हैं, तमिल ब्राह्मण समुदाय को अय्यर कहते हैं। द्रविड़ शैव भक्त के संत को नैनार कहते हैं, जबकि ये वैष्णव के भक्त हैं तो अलवार। द्रविड़ वैष्णव भक्त अलवार, शैव भक्त नैनार, शैव भक्त नैनार। नाइक्रम, नाइक्रम ये कोई नहीं नाम है, नाइक्रम कुछ नहीं है, चलो इसको हटाओ। यहां अय्यर तमिल ब्राह्मण को, द्रविड़ शैव भक्त नैयार, अलवार द्रविड़ वैष्णव भक्त, अलवार द्रविड़ वैष्णव भक्त को अलवार कहते हैं। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
धर्मपाल के द्वारा किया गया था और इनका संबंध पाल वंश से था। इनका संबंध पाल वंश से था और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। क्या ये बात हम पार्ट 1 वीडियो में आपको नहीं बताए हैं? अवश्य बताए होंगे, अवश्य बताए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलो। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? एक बात बताओ, तीर्थकर, जैसे कि हमने आपको बोला था कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे? तो हमने बताया ना 24 तीर्थकर थे। तो ये तीर्थकर शब्द किस धर्म से है? जैन धर्म से ही होना चाहिए। तो यहां देख लो, सही उत्तर वही हो गए जो हम आपको बताए हैं कि तीर्थकर, जैन धर्म के तीर्थकर महान आत्मा जो मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं तथा दूसरों को भव सागर पार करने के लिए तीर्थ की सहायता की है। और यही 24 तीर्थकर थे जैन धर्मों में। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर थे। कौन धर्म में? जैन धर्मों में। चलिए आगे चले। बिंबिसार किस वंश से? हर्यक वंश। बिंबिसार किस वंश से? हर्यक वंश से। प्रश्न रिपीट है। प्रश्न क्या है? रिपीट है। चलो यहां वंश के कुछ संस्थापक देख लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। नंद वंश के संस्थापक जो कि हर्यक वंश के बाद होते हैं और शिशुनाग वंश के बाद होते हैं। कौन सा? नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद हैं। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक हर्यक वंश के बाद होता है। तो ये तो हमको आपको पहले ही बताएं, इससे याद करो ना, इसको चक्कर में मत पड़ो। हसीन मशुकसा, इसी में सब छुपा हुआ है। कौन किसके पहले हुआ है और कौन किसके बाद हुआ, कौन किसके पहले हुआ और कौन किसके बाद हुआ। हसीन मशुकसा, इसके बारे में छोड़ो। चलिए, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? देखिए टोटल बौद्ध संगीति कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। टोटल बौद्ध संगीति कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। इसका कर दे पोस्टमार्टम, इसका पोस्टमार्टम कर दें कि बौद्ध संगीति टोटल कितने हुए? 4 हुए हैं। और कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किस जगह पर हुए हैं, इसका पोस्टमार्टम कर दें तो बोलिएगा हाँ जी, अवश्य ही कर दीजिए। तो पहला 483, दूसरा 383 और तीसरा 250 और प्रथम हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा गौर कर लो। 483, 383, 255, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। सोच लो, घट रहा है मतलब ईसा पूर्व लगाओ, घट रहा है ईसा पूर्व लगाओ, घट रहा है ईसा पूर्व लगाओ। ये तो समय हो गया, ये समय हो गया। अब सोचो जगह के बारे में, जगह कहाँ कहाँ हुए, फटाक से। इसमें दूसरा पूछा है ना, दूसरा पूछा है ना, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा। पहला राजगीर, राजगीर से उठ के चल जाओ उत्तरी बिहार की तरफ, वैशाली, वैशाली से आ जाओ पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। और फिर ये कुंडलवन, कुंडलवन, कुंडलवन है या कुंडलग्राम है, इसके बारे में बताओ। कुंडलवन जो कि कश्मीर में, कुंडलवन कहाँ है? J&K। बाकी सभी तो आपको पता ही है, बाकी सभी तो पता ही है। अक अक, उस समय शासन काल किसका था? अक अक, अक अक। शासक कौन थे? शासक। फिर क्या पढ़ना है? शासक। अक अक, अक अक, अक अक, अ क अ क। यहाँ हो जाएंगे अशोक, अक अक। आ से अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क। पहला में अजात शत्रु, अजात शत्रु, काला शोक, अक अक। अ से आजाद, आजाद शत्रु, काला, काला शोक, काला शोक, अक अक, कनिष्क, अशोक, कनिष्क। ये शासक हैं। अक अक, इसको कैसे याद करना? अक अक, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क। उसके बाद अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? साबाकामी। किसके द्वारा? महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। महाकश्यप, 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 साबाकामी, 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 मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र, वसुमित्र, वसुमित्र। साबाकामी, साबाकामी, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। सोचो इससे कितने प्रश्न अभी इस प्रश्न के बाद आपको बनेंगे,
इस बात का आप अनुमान नहीं लगाइएगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में और कुंडल वन में। उसके बाद अक अक, अ से अजात शत्रु, क से कालाशोक, फिर अ से अशोक और क से कनिष्क। ये उस समय के शासक थे जिस समय बौद्ध संगीतियां हो रही थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? महाकश्यप, शावाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। महाकश्यप, शावाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। और इसे आप दिमाग में अवश्य बैठा लो, ये चारों बौद्ध संगीतियां हैं, चारों बौद्ध संगीतियां। दूसरी बौद्ध संगीति पूछ रहा, बताओ आंसर कहाँ दोगे? दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ चले जाओगे? उत्तरी बिहार, वैशाली में। कहाँ चले जाओगे? वैशाली में। इसको मत छेड़ो। अब अगले प्रश्न पे चलो। ये लो, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न का बौछार होना शुरू हो गया। का जन्म कहाँ हुआ था? कौन नहीं जानता? लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध को जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में, रानी माया देवी साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। मृत्यु कब हुआ? 483। मृत्यु कब याद रखना? 483 ईसा पूर्व। जन्म 563, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए। कपिल वस्तु में क्या हुआ था? पिता शुद्रोधन का राज्य था, वो कपिल वस्तु नेपाल के लुम्बिनी वन के कपिल वस्तु, इनके पिता जो गौतम बुद्ध के थे वो वहाँ के राज्य थे, राजा थे। ठीक है। कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में, कुशीनगर में क्या दिए थे? कुशीनगर में तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। अच्छा, मृत्यु 483 में, क्योंकि गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध जब घर त्यागे थे तो महाभिनिष्क्रमण उसको कहते हैं। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता। उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, यही ना? तो 563, 483 मृत्यु, जन्म आप अवश्य याद रखिए। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? हम शुरू में पार्ट 1 में ही बताएं, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह में सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था और वही आया था और उनके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था, उस समय मात्र एक ही है, विश्व के सबसे पहला गणतांत्रिक व्यवस्था वैशाली। कहाँ है? वैशाली। कहाँ है? वैशाली। उसके बाद पहले और कोई नहीं था। चलो, किस देवता के लिए अम्बेडर ने पुत्रों शब्द का प्रयोग किया? किस देवता के लिए अम्बेडर ने पुत्रों शब्द का प्रयोग किया? किसके लिए पुत्रों शब्द का प्रयोग अम्बेडर के किसके लिए किया गया है? 93 का आंसर बताओ। अम्बेडर किसके लिए? अम्बेडर किसके लिए? तो शायद पुत्र। अम्बेडर ने पुत्रों शब्द की उत्पत्ति इंद्र के लिए किए थे। किसके लिए किए थे? इंद्र के लिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जो समझो कि ऋग्वेद में इंद्र को पुत्र संबोधन से बुलाया गया है। अम्बेडर ने वेद के विश्लेषण में यह उल्लेख किया है कि इंद्र के वैदिक देवता का सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इंद्र को ही पुत्र से संबोधित किया गया। पुत्र से नैतिक व्यवस्था के लिए वरुण देवता को जाने जाते हैं, और यज्ञ यज्ञ के लिए यज्ञ देवता को जाने जाते हैं। वनस्पति देवता को सोम कहा जाता है, और पेय देवता भी सोम को ही कहा जाता है। वनस्पति और पेय देवता सोम को ही कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला, ये तो आसान प्रश्न है। मृतकों का टीला मतलब ये एक ऊंची टीला थी, जब उसको पेड़ की कटाई के बाद उसको काटना शुरू किया गया तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर तो मोहनजोदड़ो, जो कि स्थित है पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में। और यहीं से मिला है ग्रेट बाथ और ग्रेट गर्नीर। ग्रेट बाथ और ग्रेट गर्नीर वहीं से मिला। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। काली चूड़ी का अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां होती है, जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। जूते हुए खेत का परिणाम कालीबंगा से मिला। जूते हुए खेत का परिणाम कालीबंगा से मिला। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर हैं, जो कि पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्रों में। राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है? हड़प्पा सभ्यता स्थल में लोथल किस राज्य में? गुजरात में। लोथल किस राज्य में? गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। देखो, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बंदरगाह है। यहाँ पे क्या मिला? बंदरगाह। हड़प्पा, हड़प्पा स्वयं स्थित है पंजाब के क्षेत्रों में, जो कि हड़प्पा पाकिस्तान में। लोथल पंजाब में नहीं है। चलो, उसको क्यों पढ़ना? राजस्थान में कालीबंगा हाईये है, हरियाणा में राखी गढ़ी और बनावली हाईये है। हरियाणा में दूगो सिंधु सभ्यता, राखी गढ़ी और बनावली। राखी गढ़ी और बनावली हरियाणा में। भारत पर पहला आक्रमण किस विदेशी के द्वारा किया गया था? ये प्रश्न का आंसर हम कर चुके हैं और ये प्रश्न रिपीट है और डेरियस इसका हम कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देना महापरिनिर्वाण के पहले कहाँ शुरू किए थे? देखिए, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देना महापरिनिर्वाण से पहले कहाँ किए थे? और शायद तुम सोचो कि महापरिनिर्वाण से पहले तो सबसे पहले वह सारनाथ में दिए थे। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद धर्मचक्र परिवर्तन 5 शिष्यों को, यही सही आंसर है। वाराणसी सारनाथ के पास ही है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सांची तो कुछ है ही नहीं, बौद्ध एक तीर्थ है जो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप वहीं बनाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे क्या कहा जा रहा? नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? महावीर के जन्म के लिए, महाविद्यालय के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान। ये भी प्रश्न कर चुके हैं। ये भी प्रश्न हम सब क्या कर चुके हैं? कर चुके हैं, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिसका चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य भी थे। विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी थे, चाणक्य का गुरु थे, चाणक्य के गुरु थे। वातस्यान, जो कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वातस्यान, कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वातस्यान। अगले प्रश्न। अशोक के किस शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो देखिए, अशोक के शिलालेख में वैसे तो सभी जगह अलग अलग भाषा का वर्णन किया गया, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा प्रयुक्त भाषा, सबसे ज्यादा भाषा किसके कौन सी वर्णन किए गए हैं? तो उसमें आप उस समय जब पूछेगा तो पाली भाषा दे करके निकल जाइएगा। पाली भाषा, देखिए इसको पढ़िए, आप सब पता चल जाएगा। अशोक अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक या ब्राह्मणी का प्रयोग किए हैं, लेकिन पाली बौद्ध त्रिपिटक की एक भाषा है। अशोक के अभिलेख में प्राकृतिक मुख्य रूप से है, मतलब पाली भाषा का वर्णन ज्यादा है। संस्कृत भाषा का कहीं भी वर्णन नहीं है। जन साधारण भाषा और बोलचाल के लिए भाषा में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, और हिंदी भाषा तो बाद की भाषा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? पाली हो जाएंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा अगला? हड़प्पा किस स्थल में जलाशय के अवशेष प्रमाण मिले हैं? मतलब जलाशय, वही स्विमिंग पूल वाला प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान है, स्विमिंग पूल वाला प्रश्न आपसे फिर से पूछ दिया। वैसे जलाशय, ऐसे जलाशय मतलब बंदरगाह भी आप ले सकते हैं। जलाशय का अवशेष तो वैसे लोथल में है, जलाशय का अवशेष लोथल में, जलाशय का अवशेष लोथल में। यहाँ पढ़ो, सब पता चल जाएगा। लोथल गुजरात में एक विशाल जलाशय मिला है, डॉकयार्ड मिला है, जो सिंधु सभ्यता के समुद्री व्यापार क्षमता को दर्शाता है। अर्थात बंदरगाह यहीं पे लोथल में ही मिला, लोथल में ही मिला। अगर ग्रेट बाथ, वही स्विमिंग पूल की बात करता तो मोहनजोदड़ो लेते, स्विमिंग पूल की बात करता तो मोहनजोदड़ो लेते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चले। हेनसोंग के अनुसार हर्ष काल में गया के निकट बिहार के प्रसिद्ध स्थान का निर्माण हुआ, जो कि बोध गया, सारनाथ, नालन्य। अब ऐसे नालंदा होता तो अच्छा ही होता, गया के निकट। अब ऐसे बोध गया, वो गया के निकट है, गया के निकट। सारनाथ तो होगा नहीं, नालन्य कुछ है नहीं, नालन्य कुछ है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएंगे? बोध गया ही हो जाएंगे, ऊपर वाला ही, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान का अध्ययन का केंद्र था? कहाँ था? तक्षशिला, राजा तक्ष के द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए, तो वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दिए थे ना, कौटिल्य के द्वारा, तो सही आंसर वही हो जाएंगे। चलिए, गुप्त वंश का काल किस धर्म से संबंधित है? कृष्ण वंश, शक वंश, सातवाहन वंश, उपयुक्त में से सभी। देखिए, गुप्त वंश का काल किस धर्म से संबंधित है? अब देखिए, गुप्त वंश के समय में, उस समय में कौन से वंश से संबंधित है, ये प्रश्न पूछ रहा। तो शक वंश दे सकते हैं शक वंश, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। इसे पढ़ो तब जाके आपको पता चलेगा। देखिए, शक भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन करते थे। गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया था, इसीलिए शक जो उसी के समकालीन, गुप्त वंश के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को जीता और शकारी उपाधि धारण दिया। शकों का शत्रु,
शक को दिया, इसलिए गुप्त शक के समकालीन थे। चलिए अगले प्रश्न बताइए क्या पूछा जा रहा। यूनानी साहित्य में भारत को किस नाम से संबोधित किया जाता है? एंडीगोनस, पेटियोकस, सैंड्रोकोटस। यूनानी साहित्य में भारतीयों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को स्पीडी का जो भूत है उनको सबको पता है, सैंड्रोकोटस। भारतीयों को यूनानी साहित्य में भारतीयों को सैंड्रोकोटस कहते हैं, सैंड्रोक्रोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड्रोक्रोटस। देखो यहां पढ़ो, सैंड्रोक्रोटस यूनानी लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त नाम है, परंतु भारत को यूनानी में इंडिया कहा जाता है और इंडिया नाम सिंधु नदी से आया है। तो यूनान के लेखक भारतीयों को किस नाम से जानते थे? तो सैंड्रोक्रोटस के नाम से जानते हैं, सैंड्रोक्रोटस के नाम से जानते हैं। चलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन करते हैं? मतलब कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक में वह 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन करते हैं। दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, यहां पढ़ लो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्यतः 2 प्रकार के गुप्तचर का वर्णन है। एक अस्थायी गुप्तचर होते थे और दूसरा चल्यमान गुप्तचर होते थे। मतलब एक अस्थायी रूप से एक जगह पर रह करके पता लगाते थे और एक गुप्तचर जगह जगह पर घूम करके गुप्तचरी करते थे। तो 2 प्रकार के गुप्तचर का वर्णन मिलता है। चलिए BSI के पहले निर्देशक कौन थे? मतलब अच्छा, जिसी के निर्देश पर खुदाई हुआ, जिसी के निर्देश पर क्या हुए? खुदाई हुए, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। BSAI के पहले निर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम। यहां देख लो, अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के प्रथम निर्देशक जनरल बनते हैं। कौन बनते हैं? और उन्हीं के निर्देश पर हड़प्पा सभ्यता की क्या होती है? खोज होती है। चलिए मगध की राजधानी राजगीर के कृत्रिम नाम क्या है? राजगिरह। राजगिरह भी नाम से जाना जाता। सही आंसर ऊपर वाला पहला हो गया। चलिए इसमें 100 प्रश्न, टोटल कितने प्रश्न इस स्लाइड में थे? 108 प्रश्न इसमें थे। 108 प्रश्न क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 109 प्रश्न से नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? चलेंगे 109 से नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ये पेज आपको चाहिए तो आप चले जाइए टेलीग्राम चैनल पर, और वैसे 50 मिनट अभी, जबकि आधे घंटे की क्लास और होना चाहिए, बट पीडीएफ यहाँ क्या हो चुका है? समाप्त। 108 क्वेश्चन ही इस पीडीएफ में दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पीडीएफ आपको फिर से कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर यह सभी पीडीएफ उपलब्ध हैं, तो वहाँ जा करके आप एक एक प्रश्न को पुनः एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर पार्ट 4 वीडियो में हम सब मिलते हैं, और इसी प्रकार आप सभी लोग बने रहिए, और क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद।